शीला अपने बेटे राजेश के साथ रामनगर में रहती थी। राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उस फैक्ट्री की सैलरी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। शीला बेटे के लिए लड़की देख देख कर परेशान हो गई थी। जो भी उसे जहां कहता वह उसे देखने चली जाती। एक दिन राजेश शीला से बोला, माँ, तुम भी न मेरी शादी के पीछे पड़ी हो। जब भी मेरे नसीब में लड़की होगी तो मुझे मिल ही जाएगी। अरे बेटा, एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ती है, ऐसे ही थोड़े मिल जाती है। इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ न किया करो। लड़की जब मिलनी होगी तो मिल जाएगी। एक दिन शीला की भाभी शीला से कहती है, दीनदयाल वेद की बीवी मिली थी, कह रही थी उसकी लड़की अब जवान हो गई है, वह भी अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैंने कह दिया कि मेरा भतीजा भी जवान है, हम उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, चाहो तो उसे देख लो, एक अच्छी नौकरी करता है। हाँ भाई, क्यों नहीं, तुमने ठीक कहा, मेरा बेटा सुंदर है और अच्छी नौकरी भी करता है, चाहो तो आकर देख लो। दीदी, मेरे ख्याल से हमें उसे देखने चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इस रविवार को चलते हैं, तुम खबर भिजवा देना कि हम आ रहे हैं। फिर दोनों ननद भाभी दीनदयाल की बेटी को देखने चले जाते हैं। राजेश भी साथ में होता। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है तो रिश्ता पक्का हो जाता है। एक दिन शादी भी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया राजेश के घर आ जाती है। अगले दिन सुबह शीला अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तुम हरे रंग की साड़ी पहनना, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की कुछ औरतें आ रही है। ठीक है माँ जी। फिर शाम को कुछ औरतें प्रिया को देखने के लिए आती है। उनमें से एक कहती है, बहू, तुम सुंदर लाई हो भाभी। शीला सोच रही होती है कि मैंने तो इसे हरी साड़ी पहनने को कहा था, ये तो लाल पहन कर आई है। बहू, मैंने तो तुम्हें हरे रंग की साड़ी पहनने को कहा था और तुमने तो लाल ही साड़ी पहनी है। माँ जी, मेरी माँ की ये साड़ी दी हुई है, मैंने इसलिए पहन ली। आपकी साड़ी तो मैं फिर कभी पहन लूंगी, अभी तो साड़ी पहनने के काफी मौके आएंगे। शीला के जाने के बाद प्रिया मन में सोचती है, देखो अभी से मुझे रोब झाड़ रही है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जो बात सांस कहती वह बात हमेशा प्रिया काट देती और जो बात प्रिया कहती वह सांस काट देती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन प्रिया अपने मायके जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरी सांस ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जो भी कहती हूँ वह उसका उल्टा चलती है। जैसा वो कहती है वैसा ही करना पड़ता है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आप तो एक वैद्य हो, कोई ऐसी दवाई दो जो मैं अपनी सांस के खाने में मिला दूं और वह मेरी जिंदगी से ही चली जाए। मैं तो परेशान हो गई अपनी सांस से। दीनदयाल सोचता है, यह तो ठीक नहीं है। बेटी को सांस के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए, ऐसे में उनका घर ही खराब हो जाएगा। फिर दीनदयाल कहता है, ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा जो तुम रोज उसके खाने में मिलाना, मगर एक बात का ख्याल रखना, अपनी सांस की खूब सेवा करना, जिससे किसी को भी यह न लगे कि तुम उसे कोई मारने की दवाई दे रही हो। ठीक पिताजी, अगर मेरी सांस मेरी जिंदगी से निकल जाएगी तो मैं उसके लिए उसकी खूब सेवा करने के लिए तैयार हूँ। फिर दीनदयाल प्रिया को एक दवाई देता है, जिसे लेकर प्रिया घर आ जाती है। प्रिया अपनी सांस की खूब सेवा करने लगती है। रात को सोने से पहले उसके पैर दबाना, उसे टाइम पर खाना देना, मगर वह रोज सांस के खाने में दवाई डालना नहीं भूलती और मन ही मन सोचती, बुढ़िया करवा ले जितनी सेवा करवानी है। कुछ दिनों के बाद तो तुम इस दुनिया से चली ही जाओगी। अब सास को लगता है कि मेरी बहू मेरा कितना ख्याल रखती है, मुझे टाइम पर खाना देती है, मेरे पैर दबाती है। सास भी अब बहू के साथ ठीक रहने लगी। एक दिन प्रिया कहीं से आ रही थी तो वो देखती है उसकी सास एक पड़ोस की आंटी के साथ बैठी है
वो कान लगाकर उनकी बात सुनती है। कविता मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, दिन रात मेरी सेवा करती है, मेरा पूरा ख्याल रखती है, मुझे अपनी माँ की तरह ही समझती है। प्रिया को लगने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ जो अपनी सांस को मारने के चक्कर में हूँ। वो मेरी कितनी तारीफ कर रही है, मैं उसके मरने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे पिताजी से मिलकर कोई दूसरी दवा लेनी होगी जिससे मेरी माँ जैसी सांस को जो मैंने दवा दी उसका असर खत्म हो जाए। एक दिन वह अपने मायके जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी सांस को खाने में जहर दिया। मैंने यह पाप किया है, अब भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने माँ जैसी सांस को खाने में जहर दिया। आप किसी तरह जो मेरी सांस के शरीर में जहर गया है उसको ठीक करने की दवा दो, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तब दीनदयाल कहता है, बेटी मैंने तो तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, जो तुम अपनी सांस को दे रही थी वह तो सिर्फ चूर्ण था। जिस समय तुम मेरे पास आई थी उस समय तुम्हारे सिर पर बहू होने का घमंड था, तुम अपनी सांस को बहू की नजर से देख रही थी। अगर तुमने माँ की नजर से देखा होता तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल शादी होते ही कुछ लड़कियों को लगता है कि मेरा पति मेरा घर, वह सोचती है कि पति की माँ तो मेरी दुश्मन होती है, वह मेरी बात को नहीं मानती। मगर तुम लोग यह नहीं जानते, जिस लड़के को उसने पालकर बड़ा किया होता है उस पर उसका भी अधिकार होता है। अगर कोई बात वो तुमसे कहती है तो उसमें भी तुम्हारी भलाई होती है। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो अपने पिता से माफी मांगती है। अब उसका घर बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। दोनों सास बहू मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है, शादी के बाद बहू को सास में अपनी माँ का रूप देखना चाहिए और सास को बहू में अपनी बेटी का रूप। अगर दोनों ऐसा करे तो जिंदगी हसीन हो जाएगी।